नमस्कार दोस्तों, प्रिपेयर आईएएस कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी के जिस भाग की चर्चा करेंगे वह है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की चर्चा की गई है। इसके संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। वास्तव में भारतीय संविधान का निर्माण करते समय हमारे संविधान निर्माताओं के मन में एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा स्पष्ट रूप से थी और उसी अवधारणा को पूर्ण करने के लिए संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांतों को सम्मिलित किया गया। वास्तव में नीति निर्देशक सिद्धांत हमारे देश में केवल राजनीतिक लोकतंत्र को स्थापित न करने के बजाय देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना और सामाजिक आर्थिक न्याय की स्थापना पर भी महत्व देते हैं। The directive principles not only for political democracy but also to establish socio-economic justice for people to establish a welfare state। देश का एक कल्याणकारी राज्य बनाया जा सके, देश को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित किया जा सके, इसके लिए हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जैसी अवधारणा को माना है। इस उद्देश्य से भारतीय संविधान के भाग 4 में इसे सम्मिलित किया गया है। वास्तव में डीपीएसपी एक प्रकार से देश के केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को दिए गए दिशा निर्देश हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, जिनके आधार पर राज्यों को और देश को अपने कानूनों का निर्माण करना होता है। यद्यपि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो नॉन जस्टिसिएबल हैं, अर्थात गैर वाद योग्य हैं, अर्थात इनके लिए आप न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते इन्हें लागू करवाने के लिए। तथापि ये हमारे देश के प्रशासन के लिए मूलभूत हैं। दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, तो हमारे देश में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का महत्व यह है कि ये हमारे देश में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के उद्देश्य से, कल्याणकारी राज्य की स्थापना के उद्देश्य से लागू किए गए हैं, संविधान में बनाए गए हैं और इन्हें न्यायालय के द्वारा वाद योग्य अर्थात जस्टिसिएबल नहीं रखा गया है। हमारे देश में जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनका विचार आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। दे आर टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड और इसके साथ ही साथ ये हमारे देश में आर्थिक न्याय, धन के संकेंद्रण आदि से को रोकने के लिए, बेसिकली इकोनॉमिक जस्टिस और कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को अवॉइड करने के लिए ही बनाए गए हैं। इससे आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक और सामाजिक न्याय, इन सब की स्थापना होगी, की जा सकेगी। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, महत्वपूर्ण फीचर्स क्या हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के। तो पहली बात यह है कि हमारे नीति निर्देशक सिद्धांतों को देखने पर हमें भारत सरकार अधिनियम 1935 के इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखना होगा। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन भारत सरकार अधिनियम यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में दिए गए थे और ये जो हमारे इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस थे इन्हीं से डीपीएसपी प्रभावित दिखता है कई मायनों में। ठीक है, इसके साथ साथ हमारे डीपीएसपी की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ये जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी इस्टेब्लिश करने की बात करता है। यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे महान आदर्शों की चर्चा करता है और जो कि हमारे प्रियम्बल में यूज किए गए महत्वपूर्ण शब्द हैं, हमारी प्रस्तावना के महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजीज हैं, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, और इन्हें डीपीएसपी के माध्यम से स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। डीपीएसपी की अगली महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह देश में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सुनिश्चित करता है और उसे स्थापित करने का प्रयास करता है। इसके साथ साथ यह सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की भी स्थापना करने का प्रयास करता है, सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी की भी इस्टेब्लिश करने का प्रयास करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल है, यह वाद योग्य नहीं है, अर्थात इसे लागू करवाने के लिए आप न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते।
डीपीएसपी देश के प्रशासन के लिए मूलभूत है, दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। और इसके साथ साथ डीपीएसपी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि जब भी न्यायालय किसी भी मामले की, किसी भी कानून की संवैधानिक उचितता की जांच करते हैं तो वो डीपीएसपी को देखते हैं, डीपीएसपी के प्रावधानों के अनुरूप उसकी जांच करने में निर्णय लेते हैं। तो कोर्ट्स जब एग्जामिन करते हैं कि किसी भी लॉ का कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है या नहीं है, इफ दे आर कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड और नो और नॉट, दे गो इन द लाइट ऑफ डीपीएसपी टू एग्जामिन इट। ओके, तो हमारे देश की डीपीएसपी की ये महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। अब हम आते हैं डीपीएसपी के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स पर। हम एक एक करके प्रत्येक आर्टिकल की चर्चा करेंगे और उनके बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले जो अनुच्छेद है वह है अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा उपलब्ध कराता है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट उपलब्ध कराता है। और अनुच्छेद 36 के अंतर्गत दी गई राज्य की परिभाषा वही है जो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 के अंतर्गत दी गई राज्य की परिभाषा है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर राज्य की वही परिभाषा लागू होगी जो हमने आपसे पिछले वीडियो में राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 के अंतर्गत चर्चा की थी। ठीक है, दूसरा आर्टिकल है अनुच्छेद 37, आर्टिकल 37। आर्टिकल 37 इस संविधान के इस भाग के अंतर्गत दिए गए सिद्धांतों के प्रयोग के बारे में है, द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल्स कंटेन्ड इन दिस पार्ट के बारे में है। और अनुच्छेद 37 यह कह रहा है कि इस भाग में दिए गए प्रावधान, द प्रोविजंस गिवन इन दिस पार्ट shall not be enforced by any court, अर्थात इस भाग में दिए गए प्रावधान न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, परंतु but the principles therein laid down are nevertheless fundamental in the governance of the country। अर्थात इस भाग में दिए गए जो अनुच्छेद हैं वे देश के शासन के लिए मूलभूत हैं और यह राज्य की ड्यूटी होगी, यह राज्य का कर्तव्य होगा कि वह कानून बनाने के दौरान इन सिद्धांतों का पालन करे, इन डीपीएसपी का उपयोग करे। तो अनुच्छेद 37 स्पष्ट रूप से यह बताता है, जो मैंने आपको इसकी विशेषताओं के 3 प्रमुख बिंदु बताए, उनमें से सभी प्रमुख बिंदु यहां से लिए गए हैं। पहली चीज कि ये कोर्ट के द्वारा इन्फोर्स नहीं कराया जाता, यानी कि ये नॉन जस्टिसिएबल है। दूसरी बात, ये फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री है, ये देश के शासन को चलाने के लिए मूलभूत है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, राज्य की यह ड्यूटी है कि वह इन्हें सही से लागू करवाए, जिन भावनाओं में इनका निर्माण किया गया है उन भावनाओं में इनको लागू करवाए। अब आते हैं आर्टिकल 38 पर। आर्टिकल 38 राज्य को भारतीय व्यवस्था में सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और लोगों के कल्याण की वृद्धि के लिए प्रावधान करता है, सोशल ऑर्डर मेंटेन करने के लिए और प्रमोशन ऑफ वेलफेयर के लिए प्रावधान करता है। तो अनुच्छेद 38 बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप अनुच्छेद 38 के प्रावधानों को देखेंगे तो आप पाएंगे तो कि इन्होंने अनुच्छेद 38 में 2 प्रमुख बातें कही हैं। पहली बात यह है कि राज्य यह प्रयास करेगा कि लोगों के कल्याण के लिए और उन सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, यानी कि सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस को मेंटेन किया जाएगा राष्ट्रीय जीवन के प्रत्येक पहलू में। तो राज्य इस प्रकार की नीतियां और कानून बनाएगा जिससे देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो, यह कह रहा है अनुच्छेद 38 का सब क्लॉज 1। अनुच्छेद 38 के सब क्लॉज 2 के अनुसार राज्य यह प्रयास करेगा कि आय की असमानता, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम, इनइक्वालिटी ऑफ स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, यानी कि अवसर की, स्थिति की और सुविधाओं की असमानता को भी समाप्त किया जा सके और इसके साथ साथ आय की असमानता को समाप्त किया जा सके। यहां पर यह महत्वपूर्ण है ध्यान देने के लिए कि यह केवल इंडिविजुअल्स के लिए नहीं है, यह ग्रुप ऑफ पीपुल के लिए भी है और देश के सभी वर्गों के लिए है। तो सभी वर्गों के मध्य, लोगों के मध्य आय की असमानता, स्थिति,
फैसिलिटी, अपॉर्चुनिटी, स्टेटस आदि की असमानता को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। यह अनुच्छेद 38 सुनिश्चित कर रहा है। अनुच्छेद 39 की चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 39 वास्तव में राज्य द्वारा अनुपालन की जा सकने वाली, किए जाने वाले कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है, कुछ प्रिंसिपल्स देता है, सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट की बात करता है, यानी कि राज्य इन नीतियों का पालन करेगा। तो ये प्रमुख नीतियां कौन सी होंगी, किन किन चीजों को अपने कानूनों के द्वारा लागू करने का, नीतियों के द्वारा लागू करने का प्रयास करेगा। उनमें से पहला है कि सभी नागरिकों, चाहे वे पुरुष हो या महिला, सबको एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड का अधिकार होगा। तो पहला अधिकार जो सभी को दिया गया है, दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये डीपीएसपी है तो हम दिया जाना चाहिए शब्द का इस्तेमाल करेंगे, कि सभी को अपनी आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। ठीक है, एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड पाने का राइट हो, चाहे वो मैन हो या वुमेन हो। ठीक है, दूसरा अधिकार जो अनुच्छेद 39 सुनिश्चित करता है, दूसरा जो सिद्धांत देता है वह यह है कि मटेरियल रिसोर्सेज ऑफ द कम्युनिटी को इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, वितरित किया जाएगा, जिससे सर्वाधिक लोगों का भला हो, सब सार्वजनिक हित सर्वाधिक रूप से एड्रेस किया जा सके। यानी कि जो सामाजिक संसाधन हैं, जो भौतिक संसाधन हैं समाज के, उनका डिस्ट्रीब्यूशन सबके हित के लिए किया जाएगा, सबके हित के सर्वोत्तम प्रयास के लिए किया जाएगा। इसके बाद अनुच्छेद 39 का सी पार्ट है, जो ये कहता है कि द ऑपरेशन ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इन कॉमन डिट्रीमेंट। यानी कि इस प्रकार से आर्थिक प्रणाली को कार्य करने के लिए नियोजित किया जाएगा, व्यवस्थित किया जाएगा कि किसी भी प्रकार का धन का या उत्पादन के साधनों का कंसंट्रेशन कुछ लोगों के हाथ में ना हो, कुछ लोगों के पास ही सारी संपत्तियां ना हो, जिससे सार्वजनिक हित बाधित होता हो। तो एक प्रकार से ये आर्थिक न्याय की व्यवस्था कर रहा है आर्टिकल 39 का सब क्लॉज सी। आर्टिकल 39 का सब क्लॉज डी इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन का प्रावधान करता है। यानी कि इसके अनुसार सभी पुरुष और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। ये ध्यान रखिएगा कि ये अनुच्छेद का सब पार्ट आपको याद रखना है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये पूछा जा सकता है। आर्टिकल 39 का ई ये कहता है कि जो लेबर हैं, जो वर्कर हैं, चाहे वो मैन हो या वुमेन हो, उनकी स्ट्रेंथ और हेल्थ के अनुरूप ही उनसे कार्य कराया जाएगा। साथ ही साथ बच्चों की जो सुकुमार आयु है, टेंडर एज ऑफ चिल्ड्रन है, उसको अब्यूज होने से रोका जाएगा, उसके दुरुपयोग ना हो, उसके लिए बुरा ना हो, उनकी टेंडर एज के लिए ऐसा प्रावधान किया जाएगा। और इसके साथ साथ आप देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा है आर्टिकल 39 कि ऐसा नहीं हो कि आर्थिक आवश्यकता के कारण कोई भी व्यक्ति ऐसे कार्यों के लिए बाध्य हो जाए जो उसकी एज और स्ट्रेंथ के अनुरूप ना हो, जो उसकी उम्र और शारीरिक शक्ति के अनुरूप ना हो, वो अपनी आर्थिक आवश्यकताओं के कारण ऐसे काम न करने लग जाए। इसका भी राज्य प्रयास करेगा, इसके संबंध में भी राज्य प्रावधान करेगा। इसके साथ साथ आर्टिकल 39 का एफ यह कहता है कि बच्चों को ऐसी अपॉर्चुनिटीज और सुविधाएं दी जाएंगी जिससे वे स्वस्थ प्रकार से, स्वस्थ वातावरण में अपना विकास कर सकें। उन्हें स्वतंत्रता और सम्मान के साथ अपना जीवन जीने का अधिकार दिया जाएगा। और इसके साथ साथ बच्चों और युवाओं को मॉरल और मटेरियल अबंडनमेंट से रोका जाएगा, यानी कि उनका नैतिक और भौतिक त्याग न किया जाए, वे नैतिक और भौतिक रूप से सम्मिलित किए जाएं, उनका विकास किया जाए। इस संबंध में राज्य नीतियों का निर्माण करेगा। तो आर्टिकल 39 का एफ बच्चों और युवाओं और किशोरों के संबंध में है, जहां उनकी उम्र और उनकी अवस्था के अनुरूप उनसे कार्य लेने और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने और स्वतंत्रता देने का प्रावधान करने का चर्चा की गई है। आर्टिकल 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड का प्रावधान कर रहा है।
ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कैपिटल ए है और जो पहले आपने पढ़ा था वो स्मॉल ए है। तो 39 का ए ये कह रहा है कि राज्य इस प्रकार से विधिक प्रणाली को प्रमोट करेगा जिससे सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, न्याय प्राप्त करने के संदर्भ में न्याय के लिए सबको समान अवसर मिले, और इसके साथ साथ राज्य अगर वे व्यक्ति उसे प्राप्त करने में सक्षम नहीं हैं तो उन्हें फ्री लीगल एड यानी मुफ्त न्यायिक सहायता देगा, और इसके लिए राज्य या तो विधायन करेगा, कोई स्पष्ट कानून बनाएगा, या इस संबंध में किसी भी प्रकार की योजना लाएगा, या किसी भी प्रकार से ये सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि कोई भी आर्थिक या अन्य किसी कमियों के कारण न्यायिक सहायता प्राप्त करने से वंचित न रह जाए। तो आर्टिकल 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, समान न्याय और मुफ्त न्यायिक सहायता की बात करता है, और मुख्य रूप से यह उन वर्गों के लिए, उन समूहों के लिए प्रावधान करता है जो अपने लिए इस प्रकार के प्रावधान करने में अक्षम होते हैं। आर्टिकल 40 पर चर्चा करते हैं। आर्टिकल 40 बहुत इंपॉर्टेंट है, और आर्टिकल 40 ये कहता है कि राज्य ऐसे कदम उठाएगा, ऐसे स्टेप्स लेगा जिससे गांवों में पंचायतों का गठन किया जा सके और उन्हें ऐसी शक्तियां और प्राधिकार देगा जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाएं। यानी कि राज्य ऐसे स्टेप्स लेगा दैट विल ऑर्गेनाइज द विलेज पंचायत एंड इंडो देम विद such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self government। यानी कि राज्य उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम बनाएगा। तो अनुच्छेद 40 मोटे तौर पर मुख्य रूप से ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान करता है, और ग्राम पंचायतों की स्थापना के संदर्भ में यह नीति निर्देशक सिद्धांत सम्मिलित होता है। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 40 को अब लागू किया जा चुका है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा, जहां पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत आदि स्थानीय स्वशासन इकाइयों की स्थापना की जा चुकी है। तो एक प्रकार से अनुच्छेद 40 अब इम्प्लीमेंटेड है, लागू है। अब चर्चा करते हैं अनुच्छेद 41 की। अनुच्छेद 41 जो है वो राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस देता है। यानी कि कार्य का, शिक्षा का और कुछ मामलों में लोक सहायता का अधिकार देता है अनुच्छेद 41। और यह कहता है अनुच्छेद 41 कि राज्य अपनी आर्थिक क्षमता, इकोनॉमिक कैपेसिटी और डेवलपमेंट के अनुरूप, यानी कि राज्य की जितनी भी आर्थिक क्षमता है और देश का जितना विकास हो चुका है उसके अनुरूप यह प्रावधान करेगा कि सबको राइट टू वर्क मिले, सबको कार्य का अधिकार मिले, सबको राइट टू एजुकेशन मिले, शिक्षा का अधिकार मिले, और इसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस और डिसेबलमेंट यानी कि बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और अक्षमता के केसेस में उन्हें लोक सहायता यानी कि पब्लिक असिस्टेंस उपलब्ध कराई जा सके। तो आर्टिकल 41 राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन केसेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस और डिसेबलमेंट देने के लिए राज्य से प्रावधान करने की बात कहता है। आर्टिकल 42 जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ की बात करता है। यानी कि मातृत्व सहायता, मातृत्व अवकाश और कार्य की न्यायोचित और मानवीय दशाओं के संबंध में बताता है। और यह प्रावधान, यह अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि महिलाओं के, लोगों के, जनता के लिए जो कार्य की दशाएं हैं वो कार्यस्थल पर सुगम हों और उन्हें बेहतर कार्य दशाएं उपलब्ध हो सकें, उन्हें मानवीय दशाओं में कार्य करने को दिया जाए। और इसके साथ साथ यह राज्य को मैटरनिटी रिलीफ यानी मातृत्व अवकाश के संबंध में भी प्रावधान करने का निर्देश देता है। और यह ध्यान रखिएगा,
मातृत्व अवकाश के संबंध में वर्तमान सरकार ने कुछ चेंजेस किए थे और उसके बाद भारत विश्व में अधिक लंबे समय तक मातृत्व अवकाश देने वाले देशों की सूची में आया है। तो मातृत्व अवकाश माँ के लिए और पैदा हुए बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए और मानसिक दशाओं के स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक होती है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 43 की, आर्टिकल 43 की। आर्टिकल 43 लिविंग वेज इट सेक्टर फॉर वर्कर्स की बात कर रहा है, यानी कर्मचारियों के लिए उचित वेतन की बात कर रहा है। इसमें कहा गया है कि सभी कर्मचारी, सभी लेबर, सभी वर्कर, चाहे एग्रीकल्चरल हो या इंडस्ट्रियल हो या कैसे भी हो, उन्हें लिविंग वेज, बेहतर कंडीशंस ऑफ वर्क आदि दिए जाएंगे और इसके साथ साथ उन्हें जीवन के आवश्यकताओं, जीवन के उचित मानकों और साथ ही साथ जीवन की जो भौतिक सुख सुविधाएं हैं उन्हें उनके उपभोग के अवसर भी दिए जाएं। और इसके साथ साथ राज्य यह प्रयास करेगा कि कॉटेज इंडस्ट्रीज, ग्रामीण क्षेत्रों में कॉटेज इंडस्ट्रीज का व्यक्तिगत स्तर पर और सहकारी स्तर पर विकास किया जाए। तो लिविंग वेज आदि के बारे में अनुच्छेद 43 यह प्रावधान करता है। आर्टिकल 43A जो प्रावधान करता है कि जो उद्योग हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, उनके प्रबंधन में कर्मचारियों की भी हिस्सेदारी होगी, कर्मचारियों का भी पार्टिसिपेशन होगा। इसके अंतर्गत यह कहा गया है कि राज्य ऐसे कदम उठाएगा, चाहे वह कानून के बनाने के द्वारा हो या किसी भी प्रकार से, जिससे कंपनियों के मैनेजमेंट बोर्ड में लेबर्स का यानी कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। ठीक है, तो ये एक प्रकार से बहुत ही मॉडर्न प्रिंसिपल है कि लेबर का भी मैनेजमेंट में एक स्थान होना चाहिए, उसकी भी एक से होनी चाहिए, उसका भी विचार स्वीकार किया जाना चाहिए। आर्टिकल 44 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 44 आपको अच्छे से पढ़ना होगा। आर्टिकल 44 ये कह रहा है कि देश में कॉमन सिविल कोड की स्थापना की जाएगी, देश में कॉमन सिविल कोड बनाया जाएगा और कॉमन सिविल कोड जो आपका बनाया जाएगा वह वास्तव में देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता का निर्माण करेगा। कॉमन सिविल कोड के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। वास्तव में जो कानून है, जो दंडात्मक कानून है और विभिन्न प्रकार के कानून हैं, उन्हें सिविल और क्रिमिनल केसेस के मामले में विभक्त किया जाता है। तो भारत में क्रिमिनल केसेस में एक समान ही कानून है सभी लोगों के लिए, लेकिन जो सिविल केसेस हैं उनमें धर्म के आधार पर अलग अलग प्रावधान हैं, अलग अलग धर्मों के लिए। तो अनुच्छेद 44 ने यह घोषणा की कि भारत में कॉमन सिविल कोड लागू किया जाएगा, समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी और इसके माध्यम से सभी राज्यों में, सभी पूरे देश में सभी वर्ग के नागरिकों और सभी जातियों और धर्मों के नागरिकों के लिए एक समान ही न्यायिक व्यवस्था का निर्माण किया जाएगा। तो आर्टिकल 44 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे अलग से पूछा जा सकता है, ये प्री में भी पूछा जा सकता है और मेंस में भी। अभी चूंकि हम ज़्यादा फोकस प्री के टॉपिक पे कर रहे हैं, इसलिए हम आपको आसान में समझा रहे हैं। जब मेंस की डिस्कशंस करेंगे तो उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन फ्रेम करके दिए जाएंगे। इसके बाद है अनुच्छेद 45 आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन का प्रावधान कर रहा है, बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कर रहा है और अनुच्छेद 45 के अनुसार यह राज्य का कर्तव्य होगा कि राज्य कंपलसरी और फ्री एजुकेशन सभी छात्रों को उपलब्ध कराए, 14 साल की आयु तक के बच्चों को। इसके बारे में आप मौलिक अधिकारों में पढ़ चुके हैं, इसलिए इसके बारे में बहुत ज़्यादा अलग से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। अब आर्टिकल 46 पर आते हैं। आर्टिकल 46 जो है एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट यानी कि शैक्षिक और आर्थिक हितों को संरक्षित करने की बात करता है। किनके? शेड्यूल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर वीकर सेक्शंस, यानी कि SC, ST और अदर वीकर सेक्शंस के लिए शैक्षिक और आर्थिक हितों की
रक्षा की जाएगी, उनका प्रमोशन किया जाएगा, उनका संवर्धन किया जाएगा। आर्टिकल 46 ये कह रहा है कि राज्य यह प्रयास करेगा कि इन वर्गों के जो SC ST और वीकर सेक्शंस हैं उनके एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किए जाएं और उन्हें सभी प्रकार के सामाजिक अन्याय और शोषण से संरक्षित किया जा सके, सोशल इनजस्टिस और एक्सप्लॉयटेशन से संरक्षित किया जा सके। तो एक प्रकार से अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों को संरक्षण दे रहा है सामाजिक अन्याय से, उनके शोषण से और उनके शैक्षिक और आर्थिक हितों की रक्षा के लिए सरकार से कानून और नीतियां बनाने का प्रावधान करने को कहता है। इसके बाद है आर्टिकल 47 अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 राज्य से कहता है कि राज्य लोगों के पोषण स्तर यानी न्यूट्रिशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी जीवन स्तर को इम्प्रूव करने का प्रयास करेगा और लोगों के स्वास्थ्य को भी इम्प्रूव कराने का प्रयास करेगा। अर्थात राज्य ऐसी नीतियों का निर्माण करेगा जिससे लोगों का पोषण स्तर बढ़े, उनका जीवन स्तर बढ़े, उनके स्वास्थ्य में सुधार हो। तो अनुच्छेद 47 व्यापक तौर पर जन स्वास्थ्य से संबंधित प्रावधान है। तो जब भी कभी आपसे स्वास्थ्य के संबंध में पूछा जाता है तो आपको अनुच्छेद 47 को कोट करना चाहिए, लोक स्वास्थ्य के संबंध में इसे कोट करना चाहिए। तो अनुच्छेद 47 यह कह रहा है कि राज्य यह प्रयास करे जिससे लोगों का न्यूट्रिशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर हो और इसके साथ साथ उनका जन स्वास्थ्य भी बेहतर हो और राज्य इस संबंध में सभी प्रकार के गलत जो स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाले कारक हैं उनको लोगों तक पहुंचने से रोकेगा। आपने देखा होगा जैसे बिहार राज्य ने अल्कोहल पर बैन कर, लिकर पर बैन कर दिया, शराबबंदी कर दी। तो ये जन स्वास्थ्य के लिए है, ऐसे निर्णय राज्य ले सकता है। नीति निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 47 इस संबंध में प्रावधान करता है। ठीक है, अब आते हैं आर्टिकल 48। आर्टिकल 48 इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्रीकल्चर भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा भी रहा है और सदैव से एग्रीकल्चर पर सबका फोकस भी रहा है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री की बात कर रहा है अनुच्छेद 48 और इसके अंतर्गत राज्य यह प्रयास करेगा कि भारत में मॉडर्न और साइंटिफिक लाइंस पर यानी कि आधुनिक और वैज्ञानिक आधारों पर कृषि और पशुपालन का कार्य किया जाए जिससे उनकी जो नस्लें हैं उनका संरक्षण, उनकी समृद्धि और इनका कार्य किया जा सके। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपको इस अनुच्छेद में याद रखनी है वो है प्रोहिबिटिंग स्लॉटर ऑफ काउज एंड काव्स एंड अदर मिल्क एंड ड्रॉट एनिमल्स, यानी कि राज्य यह प्रयास करेगा, इस संबंध में नीतियां बनाएगा जिससे गाय और गोवंश के साथ साथ सभी दुधारू और भारवाहक जानवरों का भी संरक्षण किया जाए और उनका स्लॉटर न किया जाए, यानी कि उनको कत्ल खाने में ना ले जाके कत्ल कर दिया जाए। ठीक है, तो आर्टिकल 48 इस प्रकार का प्रावधान करता है। बेसिकली यह पशुओं के संरक्षण, जो आपके पशुपालन के क्षेत्र में लगे हुए हैं उनके हितों के संरक्षण आदि के संबंध में और उसके साथ साथ पशुओं के हितों के संबंध में भी प्रावधान करता है कि जैसे काउ स्लॉटर या काव्स का स्लॉटर या मिल्क एनिमल्स का स्लॉटर न किया जाए, यह प्रावधान भी तो अनुच्छेद 48 करता है। ठीक है, तो आगे आते हैं। अनुच्छेद 48 का ए है, आर्टिकल 48 सब क्लॉज ए है जो यह कहता है कि राज्य पर्यावरण की संरक्षण और इसके साथ साथ वन और वन्य जीवों के संरक्षण का भी कार्य करेगा, प्रयास करेगा जिससे देश की इकोलॉजी और एनवायरनमेंट में भी कोई भी डिग्रेडेशन ना हो, कोई भी क्षरण ना हो और राज्य बेहतर ढंग से आर्थिक कार्यवाहियों को करते हुए
देश की पारिस्थितिकी और पर्यावरण का भी संरक्षण करने का ध्यान रखे। तो इसीलिए अनुच्छेद 48A को जोड़कर यह बताया गया कि एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन और इम्प्रूवमेंट के लिए राज्य कार्य करेगा और उसके साथ साथ वन और वन्य जीवों की भी रक्षा का प्रावधान करेगा। अब आते हैं आर्टिकल 49 पर, अनुच्छेद 49 पर। और अनुच्छेद 49 यह कहता है कि सभी प्रकार के मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस को प्रोटेक्ट करने का काम किया जाएगा, यानी कि राज्य यह प्रयास करेगा कि राष्ट्रीय महत्व की वस्तुएं, धरोहरें और जो भी सामान हैं, जो भी वस्तुएं हैं, उनकी संरक्षा की जाए और उन्हें संभाल कर रखा जाए। ये हमारे स्वर्णिम इतिहास को याद दिलाते हैं। और इसके लिए राज्य चाहे तो कानून बना सकता है संसद के द्वारा और उसे लागू करवा सकता है, जिससे ऐतिहासिक महत्व की चीज़ें बर्बाद ना हो, उनको तोड़ा फोड़ा ना जाए और उनका दुरुपयोग ना किया जाए। आर्टिकल 50 पर आते हैं। आर्टिकल 50 एक महत्वपूर्ण आर्टिकल है। जैसे मैंने आपको बताया कि कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो आपसे सीधे पूछे जा सकते हैं, उन्हीं में से एक आर्टिकल है आपका आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 कहता है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया जाएगा, जिससे सही प्रकार से दोनों संगठन कार्य कर सकें। तो न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, दिया गया है अनुच्छेद 50 में। अब हम चर्चा करते हैं अनुच्छेद 51 की। अनुच्छेद 51 जो चर्चा करता है वह महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 51 देश के संविधान का वह भाग है, देश के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वह भाग है जो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है, जो अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान से संबंधित है। तो अनुच्छेद 51 कहता है किस प्रकार से राज्य को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि का प्रयास करना चाहिए। अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य को यह प्रयास करना होगा कि सभी देश अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के माहौल में रहें। हम देश अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रमोट करने के लिए, उसके बढ़ोतरी के लिए कार्य करेंगे। इसके साथ साथ हम जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशंस विद अदर नेशंस मेंटेन करेंगे। अन्य राज्यों के साथ उचित और सम्मानजनक संबंधों की स्थापना करेंगे। इसके साथ साथ अनुच्छेद 51 का सब क्लॉज सी कहता है कि हम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का सम्मान करेंगे, रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ करेंगे, ट्रीटी ऑब्लिगेशंस को भी रिस्पेक्ट करेंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय संधियां हुई हैं उनके उत्तरदायित्व का भी सम्मान करेंगे। और इसके साथ साथ अनुच्छेद 51 का डी कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों का जो निर्णयन है वो आर्बिट्रेशन के द्वारा किया जाएगा। आर्बिट्रेशन मतलब मध्यस्थता के द्वारा किया जाएगा। तो जब भी कभी किन्हीं भी देशों के मध्य कोई भी समस्या होती है, एक दूसरे से संबंध खराब होते हैं किसी मुद्दे को लेकर, तो उस मुद्दे को हल करने के लिए हम मध्यस्थता का सहारा लेंगे, हम मध्यस्थता के सहारे विवादों को हल करेंगे। और यह अनुच्छेद 51 का डी सुनिश्चित करता है। यहाँ पर आपको यह जानना आवश्यक है कि मध्यस्थता किस प्रकार होती है। आपने देखा होगा अभी हाल फिलहाल की न्यूज़ में बार बार अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को ऑफर देते हैं, भारत के संबंध में, भारत और पाकिस्तान के संबंधों में, भारत और चीन के संबंधों में जब समस्याएं आती हैं तो वो मध्यस्थता का ऑप्शन देते हैं। यद्यपि हम उस मध्यस्थता के ऑप्शन को अपनाते नहीं हैं, उसे स्वीकार नहीं करते, लेकिन मध्यस्थता एक महत्वपूर्ण तरीका है किसी भी विवाद के हल का। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मध्यस्थता केवल तभी की जा सकती है दो लोगों के मध्य, यानी जिन लोगों के मध्य विवाद है उनके मध्य मध्यस्थता तभी संभव है जब उस व्यक्ति को, मध्यस्थता करने वाले व्यक्ति को, दोनों व्यक्ति समान रूप से मान्यता दें। तो भारत ने अपने संविधान में यह कमिटमेंट किया है कि राज्य सरकार और देश सरकार अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मामले में आर्बिट्रेशन की पद्धति अपनाएगी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों के लिए जो भारत के अन्य राष्ट्रों से या अन्य व्यवस्थाओं से विवाद हैं, उनके लिए भारत सरकार मध्यस्थता का मार्ग अपनाएगी और उन्हें
हल करेगी। ये आपके सभी डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स थे जिनको हमने शॉर्ट में आपसे पूरा डिस्कस कर दिया है और आपको एक इंसाइट मिल गई होगी कि किस आर्टिकल में किस बारे में बात की जा रही है। आज का अगला टॉपिक जो इसी से संबंधित है वह है कि किन मामलों में या कहां कहां भारतीय संविधान में अलग से डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी नीति निर्देशक सिद्धांत उपलब्ध कराए गए हैं। तो अगला टॉपिक जो है वो है डायरेक्टिव इन अदर पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात एक्सेप्ट पार्ट 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहां कहां दिए गए हैं। तो भाग 4 के अतिरिक्त अनुच्छेद 350 ए 350 ए जो है वहाँ पर जो प्रावधान है वो एक प्रकार का डायरेक्टिव ही है, एक प्रकार का नीति निर्देशक सिद्धांत ही है। इस बात से आप समझ सकते हैं कि ये कोर्ट द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है, राज्य के लिए केवल एक निर्देश है। ठीक है, तो 350 ए के अनुसार प्रत्येक राज्य और प्रत्येक लोकल बॉडी को राज्य के अंतर्गत यानी कि उसकी सीमाओं के अंतर्गत एडिक्वेट फैसिलिटीज प्रोवाइड कराने हैं जिसमें वे मदर टंग में प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन दे सकें चिल्ड्रंस को। ठीक है, और स्पेशली लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी एरियाज में यानी भाषाई अल्पसंख्यक क्षेत्रों में प्राइमरी स्टेज पर बच्चों को उनकी मातृभाषा में शैक्षिक गतिविधियां करा सकें, ऐसा निर्देश दिया गया है। अनुच्छेद 351 भी एक प्रकार का डायरेक्टिव है। यह हिंदी लैंग्वेज को के स्प्रेड को प्रमोट करने के लिए है कि हिंदी भाषा को राष्ट्र में सभी जगह फैलाया जाए और इसके द्वारा इसको मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन बनाया जाए भारत की कॉस्मेटिक कल्चर का, कंपोजिट कल्चर का। ठीक है, तो यह भी एक दिशा निर्देश है। अनुच्छेद 335 भी एक दिशा निर्देश है जो भाग 4 में नहीं है और इसके अंतर्गत SC/ST के क्लेम्स को कंसीडरेशन में लेना है और उनके एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करना है और उनका जो अपॉइंटमेंट इन सर्विसेज है और पोस्ट्स है जो यूनियन और स्टेट के अंतर्गत आएंगी उसमें उनको कंसीडर करना है। यानी SC/ST के क्लेम्स को सरकारी नौकरियों के, केंद्र सरकार की व राज्य सरकार की नौकरियों के संदर्भ में एफिशिएंटली मैनेज करना और मेंटेन करना भी 335 के अंतर्गत एक डायरेक्टिव है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि DPSP के प्रभावीकरण यानी इम्प्लीमेंटेशन में जमींदारी, जागीरदारी और इनामदारी जो सिस्टम थे उनको समाप्त कर दिया गया है और वास्तव में इसी के द्वारा भारत में जो भूमि समस्याएं थी, भूमि से संबंधित समस्याएं थी, उनको दूर करने का प्रयास किया गया है। अब हम आपको अगले टॉपिक में यह बताना चाहते हैं कि किस प्रकार संविधान लागू होने के बाद संविधान संशोधन करके DPSP में परिवर्तन किया गया, यानी कि कौन कौन से अनुच्छेद बाद में संविधान संशोधन के द्वारा और किन किन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए। तो इसमें सबसे पहले जिसकी हम चर्चा करेंगे वो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत DPSP में 4 चेंजेस किए गए। आर्टिकल 39, 39A, 43A और 48A, ये 4 चेंजेस किए गए। तो 39A और 39 इसको देखिएगा। 39 में बच्चों के सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये 39 में ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट 1976 से। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड को जो 39A में आपने पढ़ा था और मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ऐड किया गया। इसके साथ साथ जो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज है उसको भी ऐड किया गया 43A के द्वारा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में। और इसके साथ साथ प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड सेफगार्ड ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ जो 48A है, और 48A मैंने आपको बताया कि बहुत महत्वपूर्ण है, इस अनुच्छेद को भी आपको ध्यान रखना है। तो यह भी आपको ऐड किया गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। तो ये 4 आर्टिकल जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम की। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा
एक जो आर्टिकल जोड़ा गया है वो आर्टिकल 38 है, और आर्टिकल 38 के अंतर्गत जो जोड़ा गया है वो मिनिमाइज इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम, स्टेटस, फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, यानी कि आय की, स्थिति की, सुविधाओं की और अवसरों की असमानता को कम करना, जो मैंने भी आपको समझाया था, वह भी 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है। इसके बाद जो मेजर चेंज है वो 97th अमेंडमेंट के द्वारा किया गया 2011 में, और इस 2011 के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में किया गया जो जोड़ा गया वो टॉपिक कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड था, 43B में जोड़ा गया, और यह था कि राज्य प्रमोट करेगा वॉलेंट्री फॉर्मेशन, ऑटोनॉमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज, यानी कि सहकारी समितियों के वॉलेंट्री फॉर्मेशन का, स्वैच्छिक संगठन का, उनके स्वायत्त कार्य निष्पादन का, उन पर लोकतांत्रिक नियंत्रण का, और उनके प्रोफेशनल मैनेजमेंट का, पेशेवर प्रबंधन का प्रयास करेगा राज्य, उनको प्रमोट करेगा राज्य। ये 43B के माध्यम से जोड़ा गया 97वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। इसके बाद जो एक महत्वपूर्ण नोटिस करने वाली बात है वो है 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 की, जिसने अनुच्छेद 45 का सब्जेक्ट मैटर चेंज किया था, अनुच्छेद 45 की विषय वस्तु में चेंज किया था, और एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बना दिया गया था 21A के द्वारा। और इसने जो चेंज किया था 45 में, वहां पर फंडामेंटल राइट की जगह यह सुनिश्चित किया था कि राज्य 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन देगा जब तक वे 6 साल के कंप्लीट नहीं हो जाते, यानी स्टेट टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 ईयर्स। तो 86वें संविधान संशोधन ने 45 जो अनुच्छेद है उसमें परिवर्तन करके ये वाली चीजें लाई थी। अब इसके बाद हम आपको जो फंडामेंटल राइट है, जो डीपीएसपी है, उस डीपीएसपी के जो क्लासिफिकेशन है उसको हम किस तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं उस पर चर्चा करेंगे। तो वास्तव में जो हमारे डीपीएसपी के सिद्धांत हैं उनमें हम तीन प्रमुख आइडियोलॉजी को देखते हैं। ठीक है, एक समाजवादी अवधारणा है, एक गांधीवादी अवधारणा है, और एक लिबरल इंटेलेक्चुअल उदारवादी अवधारणा है। तो जो वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेटिक आइडियाज से रिलेटेड है उसको हम लिबरल इंटेलेक्चुअल आइडियाज कहेंगे। तो जो हमारे डीपीएसपी हैं उनको हम 3 वर्गों में बांट सकते हैं, 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं: सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल्स और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। ठीक है, क्योंकि मैं अभी आपसे डिस्कस कर चुका हूं सारे डीपीएसपीज को, अब तो अभी आप आर्टिकल्स पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि कौन कौन से आर्टिकल्स आएंगे आपके किन किन सिद्धांतों के अंतर्गत। तो अगर आपसे बात की जाती है समाजवादी सिद्धांतों की, सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स की, तो आप देखेंगे कि समाजवादी सिद्धांतों में अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 38 जो है वो समाजवादी सिद्धांतों में आएगा आपका, जहां पर सभी का कल्याण और सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने की बात की गई थी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई थी, आय की असमानता, फैसिलिटी और अपॉर्चुनिटी की इनइक्वालिटी को कम करने की बात की गई थी। ये सारे समाजवादी सिद्धांत हैं। आप जानते हैं समाजवाद में इन सबको इंक्लूड किया जाता है। तो अनुच्छेद 38 जो है वो स्पष्ट रूप से आपका समाजवादी सिद्धांत है। अनुच्छेद 39 भी समाजवादी सिद्धांत है। महिलाओं और पुरुषों के लिए लाइवलीहुड की बात की गई है ना, जहाँ पर आप आजीविका के साधन सभी लोग पा सकते हैं, संसाधनों का वितरण समान रूप से किया जाएगा। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होगा, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होगा वुमेन और मेन के लिए, लेबर की जो हेल्थ है और उनकी जो फिजिकल हेल्थ और स्ट्रेंथ है उसको प्रिजर्व किया जाएगा, बच्चों को संरक्षित किया जाएगा, और इसके साथ साथ इसका जो एफ था, बच्चों को हेल्दी डेवलपमेंट के क्राइटेरिया और अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे, ये भी समाजवाद के सिद्धांतों अंतर्गत आता है। इसी प्रकार आपका अनुच्छेद 39A है,
ये भी समाजवादी सिद्धांतों में आएगा, जहां पर इक्वल जस्टिस और फ्री लीगल एड को सुनिश्चित करने की बात कही गई थी। अनुच्छेद 41 आएगा आपका समाजवादी सिद्धांतों में, जहां पर आपसे कहा गया था कि राइट टू वर्क, टू एजुकेशन, टू पब्लिक असिस्टेंस इन एम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस और डिसेबलमेंट आपको दिया जाएगा। मतलब बेरोजगारी में, बुढ़ापे में, बीमारी में राज्य आपको सहायता देगा, आपको कार्य का अधिकार सुनिश्चित करवाएगा, शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करवाएगा। ये जो आपके अनुच्छेद 41 के अंतर्गत दिए गए प्रावधान हैं, ये भी आपके डीपीएसपी के समाजवादी सिद्धांतों में आएंगे। इसके साथ साथ अनुच्छेद 42 है। अनुच्छेद 42 में ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क और जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क की बात की गई थी। उचित और मानवोचित कार्य दशाएं उपलब्ध कराने की बात, मैटरनिटी रिलीफ की बात, ये सब आपके समाजवादी सिद्धांतों का हिस्सा हैं। इसी प्रकार से अनुच्छेद 43 में लिविंग वेज, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, सोशल और कल्चरल अपॉर्चुनिटीज़, लेजर एटसेट्रा जो इंक्लूड किया गया, वो सब आपका समाजवादी सिद्धांतों में आएगा। और इसी के साथ साथ जो 43A है, जहां पर लेबर को मैनेजमेंट में, वर्कर को मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन का राइट दिया गया, जो मैंने अभी आपको बताया 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया, ये भी आपका आएगा इन्हीं 42वें संविधान संशोधन समाजवादी सिद्धांतों में। ठीक है, तो आपका अनुच्छेद 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A, ये सारे के सारे आपके समाजवादी सिद्धांत हैं। और इसके साथ साथ अनुच्छेद 47 भी आपका समाजवादी सिद्धांतों में ही आएगा। अनुच्छेद 47 में जो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात की गई है और पब्लिक हेल्थ की बात की गई, जैसे जो मैंने आपको शराबबंदी वगैरह बताया, तो ये सब भी आपका समाजवादी सिद्धांतों का ही हिस्सा है। अब आते हैं गांधीयन सिद्धांत। गांधीयन सिद्धांत वे सिद्धांत हैं जो गांधी जी की आइडियोलॉजी पर आधारित हैं। और गांधीयन सिद्धांतों में आपका अनुच्छेद 40, 43, 43B, 46, 47, 48 ये सब आएंगे। ठीक है, जैसे अनुच्छेद 40 की बात करें अगर हम, तो अनुच्छेद 40 जो है वो ग्राम पंचायत से संबंधित है। और आप जानते हैं ग्राम पंचायतों के महत्वपूर्ण विचारक थे गांधी जी। वो ग्राम पंचायतों की सुदृढ़ता पर हमेशा बात किया करते थे, पंचायती राज व्यवस्था की बात किया करते थे। तो ग्राम पंचायतों से जुड़ा हुआ डीपीएसपी भी आपका गांधी के सिद्धांतों पर आधारित है। ठीक है, इसी के साथ कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने की बात है जो अनुच्छेद 43 में, ये भी गांधीवादी सिद्धांतों पर है। ठीक है, वॉलेंट्री फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सहकारिता के सिद्धांत पर आधारित सहकारी समितियां, ये भी आपका गांधीवादी सिद्धांतों पर आएगा, क्योंकि गांधी स्थानीय स्तर पर स्थानीय सहयोग से रोजगार और कार्य की बात करते थे। इसके सिवा अनुच्छेद 46 में जो SC, ST और अदर वीकर सेक्शंस को मजबूती देने, सोशल जस्टिस देने और उनकी सुरक्षा करने के संबंधित प्रावधान है, वो भी गांधीवादी सिद्धांतों पर आएंगे। गांधी जी दलितों, आदिवासियों आदि के लिए बहुत सारे कार्य करते थे और उनका यह मानना था कि उन्हें शैक्षिक और आर्थिक सहायताएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसी प्रकार अनुच्छेद 47 भी आपका गांधीवादी सिद्धांतों में आएगा। गांधीवादी सिद्धांतों में यह इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स और ड्रिंक्स को रोकने के लिए बात करता है और यह हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और यह गांधीवादी सिद्धांत का एक, गांधी के प्रोटेस्ट का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा था, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट। इसमें बेसिकली ये महिलाओं से अपील करते थे प्रोटेस्ट करने के लिए। अनुच्छेद 48 जो गौवंश और गाय आदि की रक्षा के लिए है, उनका कसाई खाने ना भेजने और जो दुधारू जानवर हैं उनकी रक्षा करने आदि के जो प्रावधान है अनुच्छेद 48 के, वह भी गांधीवादी सिद्धांतों का ही हिस्सा हैं। तो गांधीवादी सिद्धांतों में आपका अनुच्छेद 40, 43, 43B, 46, 47 और 48 आ जाएगा। इसके बाद जो आपका है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स है, ये मॉडर्न वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स हैं और इन्हें भी सम्मिलित किया गया है हमारे संविधान में। ये वास्तव में लिबरलिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें हम मॉडर्न प्रिंसिपल्स में देखेंगे आर्टिकल 44 जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। ठीक है, इसके साथ साथ जो अनुच्छेद 45 में चेंज करके अर्ली चाइल्डहुड केयर किया गया है 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए, यह भी लिबरल प्रिंसिपल्स का हिस्सा है। ठीक है, और इसके साथ साथ जो आपका जो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री
को मॉडर्न लाइंस पर करने और साइंटिफिक लाइंस पर करने की बात करता है अनुच्छेद 48। यह भी आपका हिस्सा है इन लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स का। इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन और सेफगार्ड ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर्टिकल 48A, यह भी आपका आएगा लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स में। अनुच्छेद 49 भी आएगा लिबरल इंटेलेक्चुअल्स में, जो कि हिस्टोरिकल प्लेसेस और मॉन्यूमेंट्स की सुरक्षा और संरक्षा की बात करता है, प्रोटेक्शन और प्रिजर्वेशन की बात करता है। आर्टिकल 50 जिसमें जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग किया गया है, वह भी मॉडर्न लिबरल प्रिंसिपल में आएगा। और आपका आर्टिकल 51 जो मैंने आपको बताया था कि बेसिकली इंटरनेशनल लॉज, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है, जो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए है, आपस में सम्मानजनक संबंधों की स्थापना के लिए है, यह भी आपका आएगा लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स में। तो अगर हम देखें तो हमने सभी डीपीएसपीस को 3 प्रमुख सिद्धांतों के आधार पर भी वर्गीकृत किया है। एक समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित डीपीएसपी है, दूसरा गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित डीपीएसपी है, और इसके साथ साथ आपका जो मॉडर्न इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स हैं उस पर भी आधारित आपका डीपीएसपी है। अब एक और छोटा सा मुद्दा है जिस पर हम चर्चा करना चाहेंगे, और वह मुद्दा है कि जब कभी भी राज्य फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करना चाहे तो क्या वह डीपीएसपी वैलिड होगा। क्योंकि अगर आपको आर्टिकल 13 याद हो, जहां पर यह कहा गया है कि कोई भी कानून अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन करेगा तो वह नल एंड वॉइड होगा। तो यह क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर डीपीएसपी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है तो क्या वह वैलिड होगा, क्या वह लागू होगा। और अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो यह क्वेश्चन सबसे पहले 1951 में चंपकम दोराई राजन केस में सामने आया सुप्रीम कोर्ट के। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं, यानी एक दूसरे के पूरक हैं, और इन दोनों में कोई इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, यानी कि इन दोनों में कोई भी मूलभूत विवाद नहीं है। इसलिए जहां तक संभव हो दोनों का इंटरप्रिटेशन एक दूसरे के साथ हार्मोनियसली करना चाहिए, सद्भावना पूर्वक करना चाहिए। लेकिन न्यायालय ने कहा कि यदि ऐसा नहीं संभव हो पाता तो मौलिक अधिकार ही प्रिवेल करेंगे डीपीएसपी पर। अर्थात डीपीएसपी को यह अधिकार नहीं है कि वह मौलिक अधिकार को ओवरराइड करें। अर्थात अगर इन दोनों में विवाद होगा तो फंडामेंटल राइट्स ही लागू होंगे, ना कि डीपीएसपी। और इस अनुसार उन्होंने कहा कि इस प्रकार का कोई भी कानून वॉइड होगा, गैर कानूनी होगा, गलत होगा। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जो उस समय का बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट और प्रीवी पर्स एबॉलिशन एक्ट था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल अर्थात गैर कानूनी घोषित कर दिया। लेकिन इसके बाद 1971 में स्थिति बदली और 1971 में 25वें संविधान संशोधन द्वारा 25th अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 31C जोड़ा गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और आर्टिकल 31C कहता है कि यदि राज्य कोई भी ऐसा कानून बनाता है जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को लागू करने के लिए हो, स्पेशली डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C को लागू करने के लिए हो, और उन 39B और C को लागू करते समय अगर वह अनुच्छेद 14, 19 और 31 में दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल या वॉइड घोषित नहीं किया जाएगा। तो 25th अमेंडमेंट के द्वारा 31C जोड़ा गया, जो कि ये स्पष्ट करता है कि अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन, मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 14, 19 और 31 का उल्लंघन हो रहा है कोई भी कानून बनाते समय, जो कानून अनुच्छेद 39B और 39C के अंतर्गत बनाया गया है, तो उसको चुनौती नहीं दी जाएगी, वो शून्य घोषित नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने यह स्पष्ट किया कि इनको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, दे कैन नॉट बी क्वेश्चन्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है। इसके बाद के घटनाक्रम में 1973 में केशवानंद भारती केस में इस 25वें संविधान संशोधन अधिनियम को चुनौती दी गई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अनुच्छेद 31C का पहला पार्ट तो सही है, वैलिड है, वह लागू होना चाहिए। यानी कि जो पार्ट ये कह रहा था कि
ये वाला पार्ट जो कह रहा था कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स, इसको जो अगर लागू करते समय लागू हो रहा है कोई भी वॉयलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, फंडामेंटल राइट 14, 19 और 31, ये वाला पोर्शन सही होगा। इस पोर्शन को कोर्ट ने वॉइड घोषित नहीं किया, इस पोर्शन को कहा ये वैलिड है। लेकिन सेकेंड पार्ट जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम कोर्ट इसको क्वेश्चन नहीं कर सकता, ये वाला पार्ट जो था इसको कोर्ट ऑफ लॉ में क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये वाला पार्ट लागू नहीं होगा, ये वाला पार्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कि आधा संशोधन सही है और आधे संशोधन को उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना। आप कानून बना सकते हैं और कानून अगर 14, 19 और 31 का उल्लंघन कर रहा है तो वो लागू रहेगा, लेकिन उसे कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, ऐसा नहीं हो सकता, कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। तो इस प्रकार यह स्पष्ट किया गया केशवानंद भारती केस में। इसके बाद 42वां संविधान संशोधन अधिनियम आता है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में पुनः अनुच्छेद 31C को संशोधित किया गया और इसका स्कोप बढ़ा दिया गया और कहा गया कि यह 14, 19 और 31 का उल्लंघन करेगा तो कोई बात नहीं, ये चलेगा, ये उल्लंघन करने वाले कानून बना सकता है, और इसे इम्यून किया गया जुडिशियल रिव्यू से। पुनः मिनर्वा मिल्स केस होता है 1980 में, और 1980 के मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा किए गए चेंजेस अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं और ये टोटली जुडिशियल रिव्यू से एक्सक्लूड नहीं किए जा सकते। क्यों? क्योंकि ये संविधान के मूलभूत ढांचे के सिद्धांत का वॉयलेशन करते हैं, ये संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत का, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल का वॉयलेशन करते हैं। इस पूरे डिस्कशन से जो कंक्लूजन निकलता है वो महत्वपूर्ण है कि आज जो इस समय की स्थिति है उसमें अनुच्छेद 39B और 39C को अनुच्छेद 14 और 19 पर प्रीसीडेंस दिया गया है, यानी कि अनुच्छेद 14 और 19 पर से ज़्यादा महत्वपूर्ण अनुच्छेद 39B और 39C हैं, और अगर इनके कानून अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन करते हैं तो वो लागू रहेंगे। ठीक है, तो डीपीएसपी के संबंध में क्या है डीपीएसपी, क्यों लाया गया डीपीएसपी, डीपीएसपी के प्रमुख अनुच्छेद कौन कौन से हैं, यदि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में विवाद होता है तो क्या लागू होगा, और इसके साथ साथ विभिन्न संशोधनों के द्वारा डीपीएसपी में क्या चेंज किया गया। आज हम लोगों ने इतने सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया है इसमें। आप लोगों को मेरे ख्याल से यह टॉपिक पसंद आएगा, बहुत महत्वपूर्ण है यह प्री और मेंस दोनों के एग्जामिनेशन के लिए, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। यदि आपको कोई इश्यू होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या कोचिंग के व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। आपके प्रश्नों का उत्तर उसी माध्यम से दिया जाएगा। धन्यवाद।